एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 11th का द लिविंग वर्ल्ड। ओके, सो इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कहीं ना कहीं हम उनके बारे में ही बातें करेंगे। अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। इसमें हम सारा का सारा बायोलॉजी पोर्शन बहुत ही अमेजिंग वे में कवर करने वाले हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रिपेयर विद अस। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेक्चर आउटकम। आपको क्या आउटकम मिलेगा इस लेक्चर को अटेंड करने से? आपका जो चैप्टर 1 है 11th का वो कंप्लीट होगा। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो आज के चैप्टर में, आज की यूनिट में, आज की क्लास में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन होती है आपका सिलेबस कवर करना। तो हम बिल्कुल एक स्टोरी के वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर मैं आप सभी को सिखाऊंगी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड शॉर्ट नोट से फिर खुद कैसे रिवाइज करना है। ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। बट आज की क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे हैं। हम NCERT कवर कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ओल्ड NCERT हमें कवर करनी है, तो हम ओल्ड NCERT कवर कर रहे हैं। सारा कुछ हम वही का कवर करने वाले हैं। ओके, सो NCERT इज बाइबल फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। 2024 में नीट देना है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो NCERT आपके लिए सब कुछ है। इस वजह से हम NCERT की हर एक लाइन पढ़ डालेंगे, NCERT की हर एक लाइन को समझ लेंगे। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि NCERT में द लिविंग वर्ल्ड में लिखा क्या है। ओके, सो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। बट अगर बेसिक डिफरेंस अगर हम जानना चाहें तो आप ये समझ लीजिए, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मिनिमम एक सेल प्रेजेंट होगी, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो ऑफ कोर्स लिविंग ही है। बट अगर आपको बेसिक आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो मिनिमम एक सेल ज़रूर प्रेजेंट होगी एंड उसके बेसिस पे ही हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग बोल देंगे। जैसे कि अगर मैं वायरस की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि वायरस क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। क्योंकि जो वायरस है तब तक वो लिविंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म काम नहीं करता या एक्ट नहीं करता जब तक वो किसी होस्ट सेल में नहीं चला जाता। तो अगर वो किसी लिविंग सेल में नहीं है, वो एज अ डेड ऑर्गेनिज्म खुद को बिहेव करता है। उसका बिहेवियर ऐसा होता है दैट थिंग इज डेड। बट जैसे ही वो किसी भी लिविंग सेल में एंटर कर जाता है वो फटाफट से एक्टिवेट हो जाता है, DNA रेप्लिकेशन शुरू कर देगा एंड वायरस बार बार बनाने लग जाता है। सो ये होता है उसका अप्रोच। अब मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बेसिक यही है ना कि एक सेल होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नाउ बी इट पॉटेड प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंसेक्ट्स, birds, your pets and other animals and plants all are living organisms. There are also several organisms that you cannot see. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है ये इन योर नेकेड आई। अगर हम नॉर्मल आई से उन ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते जो यूनिसेल्युलर है या जो इतने छोटे हैं जो कि हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी उन सभी को देखने के लिए। ओके, इफ़ यू वेरिएशन का एरिया इंक्रीज कर दें तो आप बहुत सारी वेराइटी ऑर्गेनिज्म की देख सकते हैं, है ना। वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देख सकते हैं दैट यू वुड बी इन। जैसे हम हमारे ऑब्जर्वेशन का रेंज बढ़ाते हैं वेराइटी इंक्रीज होती चली जाती है ना। इफ़ यू वेयर टू विजिट डेंस forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism. Yes, अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ तो आप उतने ही ज़्यादा ऑर्गेनिज्म देखोगे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखोगे। Each different kind of plants, animals, organism that you see represents a species. अब जितने भी तरीके के प्लांट्स हम देख रहे हैं, जितने भी तरीके के एनिमल्स हम देख रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जैसे हमारी भी एक स्पीशीज है ना, ह्यूमन भी एक स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड ranges between 1.7 से 1.8 मिलियन। 1.7 से 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज रेंज करती है। अब सोचो कितनी सारी स्पीशीज है इस पूरी की पूरी दुनिया में। नाउ दिस रेफर्स बायोडाइवर्सिटी। अब हम इसे बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, है ना। कितना डाइवर्स है हमारा यूनिवर्स, कितना डाइवर्स है हमारा वर्ल्ड, राइट। कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम देख भी नहीं सकते। तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग,
तो जितनी भी लिविंग चीज़ें, अलग अलग लिविंग चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ हम एनिमल्स या प्लांट्स पे फोकस नहीं करें, जो भी चीज़ लिविंग है और उनमें वैरायटी है उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट नाउ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स present on the earth. yes, different type of organism. अच्छा, यहाँ से continuation है. This refers biodiversity or the number and types of organism present in the earth. So जितने भी अलग अलग organism और जितने भी number of organism present है उस पर हम focus करते हैं. Now we should remember here that as we explore new areas, even old ones, new organisms were continuously being identified. अब बहुत सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, खोज चुके हैं, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं करी गई हैं, वो धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई करी जा रही हैं. एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन द वर्ल्ड. अब हम बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुके हैं. तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, मिलियंस में प्लांट्स हैं, मिलियंस में एनिमल्स हैं. वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. अच्छा, अब एक ये भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे गली मोहल्ले में कोई स्पेसिफिक प्लांट है तो उसका लोकल नेम मुझे पता है ना. एक फ्लावर को बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है. इंडिया में ही इतने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, अलग अलग जगहों में उसे अलग अलग नाम से जाना जाएगा, तो लोकल नेम्स हमेशा अलग हो सकते हैं. दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग रहने वाले हैं. इवन विद अ कंट्री, इवन विद इन अ कंट्री. सो एक कंट्री में कोई और नाम हो सकता है, दूसरी कंट्री में कोई दूसरा नाम हो सकता है, तीसरी कंट्री में कोई तीसरा नाम हो सकता है. और इंडिया तो इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी हम चीज़ों को डिफरेंट नेम से आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट would be created if we did not find any ways and means to talk to each other to refer organism we are talking about. अच्छा, अब यहाँ पे भी बहुत confusion create हो जाएगा कि मैं किस organism के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किस fruit के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किस animal के बारे में बात कर रही हूँ. ये आपको पता ही नहीं लगेगा जब तक एक कोई universal नाम ना हो, जब तक एक कोई common नाम ना हो. हम कैसे identify करेंगे, है ना. अगर मेरे आधार कार्ड में अलग नाम है, मेरा स्कूल में अलग नाम है, मेरे घर में अलग नाम है, तो जो स्कूल वाले इंडिविजुअल्स हैं वो मुझे उसी एक पर्टिकुलर नाम से जानेंगे. जब वो मेरे मोहल्ले में आके मेरा नाम बताएंगे जो मेरा स्कूल में, बट मेरे गली मोहल्ले के लोगों को तो नहीं पता, मेरी कॉलोनी के लोगों को तो नहीं पता, तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे. कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. सो ऐसे ही कन्फ्यूजन ऑर्गेनिजम्स के साथ भी क्रिएट हो सकता है. इसी वजह से एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होने की ज़रूरत है ना. एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए. जैसे कि बहुत सारे प्लेसेस पे जो अमरूद होता है उसे जाम कहते हैं, या फिर उसे हमारे स्टेट में भी ही कहते हैं, या फिर इसी ही स्टेट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में उसे जाम कहते हैं. तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं जिससे कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं. अब कोई मुझे जाम कहेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो अमरूद की बात कर रहा है. अब मैं रेफर कर सकती हूँ जामुन, जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है, बेरीज होती है ना, पर्पल बेरीज. सो वो भी मैं समझ सकती हूँ. तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में. इसी वजह से एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक सिस्टम की ज़रूरत है टू आइडेंटिफाई ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हो, चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उन सबको आइडेंटिफाई करना भी तो पड़ेगा. इतने अलग अलग स्पीशीज़ को वो बिलोंग करते हैं, डिफरेंट भी होते हैं, सिमिलर भी होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो इसी वजह से एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग होना चाहिए फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब ऐसा कोई नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो इस पूरी दुनिया में कॉमन हो, सेम हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ना हो. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. जब हम कोई एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम सेट करते हैं, इस पूरी की पूरी दुनिया में वो नाम सेम होगा. मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में जाके अगर ये स्टैंडर्डाइज नेम बोलती हूँ तो वो पर्सन आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेगा. ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Now, obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. अब हमें डिस्क्राइब भी करेक्ट करना पड़ेगा. इनकरेक्टली अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो आइडेंटिफाई करने में फर्दर प्रॉब्लम आएगी. करना है ताकि हम आइडेंटिफाई करें. दिस इज आइडेंटिफिकेशन. मतलब अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रही हूँ तो आइडेंटिफिकेशन के लिए डिस्क्राइब कर रही हूँ. आप इसे कह सकते हो दिस इज आइडेंटिफिकेशन. नाउ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड procedure to assign to a specific name to each organism which is known. जितने भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आइडेंटिफाई करे जा चुके हैं, जाने जा चुके हैं, उनको एक स्पेशल नेम असाइन करना ज़रूरी है. बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने ट्राई करा कि वो कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सके जिससे कि
कि वो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सके जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई ऐसा सिस्टम जो कि पूरी की पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट कर सके। अब जो प्लांट्स हैं एंड जो एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने कैटेगरी कर दी है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। अब जो एनिमल्स हैं वो ICZN में आते हैं, ICZN में, और जो प्लांट्स है वो ICBN में आते हैं। हम इसका फुल फॉर्म भी जानेंगे। नाउ साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज which are provided in International Code of Botanical Nomenclature. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, इसमें एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया है सारे के सारे प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। नाउ यू मे आस्क इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर खोजा है, ठीक है। नाउ द साइंटिफिक नेम एंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। अब ये मेक श्योर करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, अलग अलग नाम ना हो, ठीक है। इस वजह से हमें उस ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल पीपल टू अराइव एट द सेम नेम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो इस डिस्क्रिप्शन को कहीं पे भी पुट करें तो एक ही नाम आना चाहिए, एक ही ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल नेम्स नहीं आने चाहिए। ये मेक श्योर करता है ICBN एंड ICZN. They also ensures that such names has not been used for any known organism. और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो एक नाम यूज कर लिया गया उस नाम को फिर किसी और अदर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं करना है, ठीक है ना। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म, ओके। Each name has two components, the generic name and specific epithet, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम हम क्रिएट कर रहे हैं उसके दो सेक्शन होंगे, एक जेनेरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिफेट होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। नाउ दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर क्यों? क्योंकि दो नेम हम ऐड कर रहे हैं। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लीनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। कैरोलस लीनियस ने ये नेमिंग सिस्टम दी थी, ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम दिया था, विच इज प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये प्रैक्टिस करा जाता है पूरी की पूरी दुनिया में, ठीक है। जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। Now this naming system is using a two name word format which is found very convenient. Now let's see one example, जैसे कि mango का example हम लेते हैं। Understand way of providing specific names better with the help of this example. Now the scientific name of mango is written as Mangifera indica. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है या बायोनॉमिनल नेम है। दिस इज स्पेसिफिक मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट स्पीशीज। हम जीनस स्पीशीज के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कैरोलस लीनियस ने ये बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया था, जिसमें एक जो नाम था वो जेनेरिक नेम था, जो दूसरा था वो स्पेसिफिक एपिथेट था। अगर हम मैग्नीफेरा इंडिका की बात करें तो जो मैग्नीफेरा है वो जीनस का नाम है और जो इंडिका है वो स्पीशीज का नाम है। सिस्टम की ज़रूरत है बायोलॉजी में, जो जूलॉजी होती है, एक सिस्टम की ज़रूरत है जिसमें प्लांट्स कैटेगराइज हो रहे हैं ICBN में एंड एनिमल्स कैटेगराइज हो रहे हैं ICZN में, ठीक है, जो कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि एक ही नाम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ना मिले। ये हमने सारा बैकग्राउंड पढ़ लिया। आई होप दिस इज़ रियली वेरी ईजी फॉर यू ऑल एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन करेंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रही हूँ ताकि आप भी बोर ना हो जाओ। एक छोटा सा आप ब्रेक ले सकते हो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मूव कर सकते हो। वी विल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम वन शॉट वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे एंड वी विल शेयर विथ यू ऑल। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.